हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। हम लोग कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमने पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स सेल वॉल और प्लाज्मोलाइसिस के बारे में पढ़ा था। अब इस क्लास में हम लोग न्यूक्लियस के बारे में सब कुछ पढ़ लेंगे जो भी हमें एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फिर वो लीफ का एक छोटा सा पील लेके करते हैं स्टूडेंट्स। ऐसे ही न्यूक्लियस के बारे में भी हमें ऐसे ही पता चला। एक हमने पील ऑफ लीफ लिया, ठीक है, फिर उसके बाद हमने या तो हम उस पर सैफ्रनिन डालते हैं या फिर आयोडीन डालते हैं कोई भी चीज पता करने के लिए। तो सैफ्रनिन से सब कुछ कलर्ड हो जाता है, बट एक चीज थी जो बहुत ही ज्यादा डार्क नजर आ रही थी स्टूडेंट्स। वो क्या था? वो न्यूक्लियस था। ये न्यूक्लियस जो होता है वो डार्कली कलर्ड होता है, स्फेरिकल और ओवल शेप होता है और डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है। रॉड लाइक भी कह सकते हैं। अब रॉड भी स्फेरिकल या ओवल टाइप में ही होती है, लाइक दिस, ऐसे ही होती है, ओवल रॉड लाइक स्ट्रक्चर। बट ये जो होता है वो डार्क होता है, जैसे कि इतना सा पोर्शन है डार्क, एकदम ब्लैक होता है, डार्क कलर्ड होता है। ठीक है, अब ऐसे ही हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म करी जिसमें हमें ये सब कुछ पता चला कि न्यूक्लियस की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है और क्या नहीं होती है। अब स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस के ऊपर देखो, कोई भी चीज होती है उसके ऊपर कोई भी लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है जो उस चीज को कवर करती है। तो ऐसे ही न्यूक्लियस के ऊपर डबल लेयर्ड कवरिंग होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। Nucleus has double layered covering called as nuclear membrane. Rod like structure होता है। एंड अब स्टूडेंट्स देखो, हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब हम क्या बोलते हैं कि जब भी हमें टेस्ट कराना होता है किसी भी चीज के लिए, मतलब जैसे हमें डीएनए टेस्ट कराना है तो डीएनए टेस्ट सुना होगा आप लोगों ने मे बी, ठीक है, जो हमें डीएनए टेस्ट कराना होगा अगर कभी भी, तो फिर उसकी जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो मिलती है न्यूक्लियस से। ठीक है, अब न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है और डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड स्टूडेंट्स, ये जो फुल फॉर्म है वो याद करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होनी चाहिए। दिस हैज टू बी लर्न। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो डीएनए है वो किससे बनता है। डीएनए बनता है स्टूडेंट्स क्रोमैटिन मटेरियल से। अब ये क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है? क्रोमैटिन मटेरियल एक एंटैंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये होता है डीएनए। मैंने टेढ़ा बनाया है क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था, बट वैसे इसको सीधा बना लो, टेढ़ा बना लो, कैसा भी बना लो, बट एंटैंगल्ड होना चाहिए। एंटैंगल्ड का मतलब क्या होता है? उलझा हुआ। ठीक है, उलझी हुई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं। और क्रोमैटिन मटेरियल से बनते हैं क्रोमोसोम्स। क्योंकि ये जो देखो, अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीएनए प्लस प्रोटीन से बनते हैं। डीएनए किससे बनता है? क्रोमैटिन मटेरियल से बनता है। तो इनडायरेक्टली क्रोमैटिन मटेरियल से क्रोमोसोम्स बनते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। डीएनए में हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है। देखा जाए डीएनए क्या, डीएनए हमें अपने मदर या फादर से मिलता है। किसी का भी डीएनए पार्टिकल एक हमारे में आता है ताकि जिसकी वजह से हम उनकी तरह दिखते हैं। बिहेवियर जो होता है हमारा थोड़ा उनके जैसा होता है। तो स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों को एक बात पता है कि कितने % डीएनए हमारे पेरेंट्स का हमारे अंदर आता है जिनकी वजह से हमारे अंदर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? डू यू नो ओनली 0.1% डीएनए उनका हमारे अंदर आता है। अब सोचो 0.1% में हम इतने कि हमें कोई देख के बोल देता है कि भाई ये तो उसकी बेटी है या उसका बेटा है। सोचो सिर्फ 0.1% में, अगर इससे ज्यादा और हुआ तो कितना ज्यादा हम लोग फेमिलियर लगने लगेंगे अपने पेरेंट्स से। ये सोचने वाली बात है। बट ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था, ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने % डीएनए हम में आता है। ठीक है, अब डीएनए में
जो जीन्स होते हैं, जो फंक्शनल सेगमेंट्स होती हैं डीएनए में, उन्हें हम बोलते हैं जीन्स। फंक्शनल सेगमेंट्स, अब जैसे ये क्रोमैटिन मटेरियल से डीएनए बना हुआ है, इसमें जो भी फंक्शनल सेगमेंट्स होंगी, जैसे ये वाला डीएनए, इसमें कुछ सेगमेंट्स होती हैं, अभी वो हायर क्लासेस में आएगा, यहाँ पे है नहीं। इसमें कुछ फंक्शनल सेगमेंट्स होती हैं स्टूडेंट्स, जिनको हम जीन्स बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। क्रोमोसोम्स, या तो देखो क्रोमोसोम्स जो है वो इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं डीएनए की फॉर्म में, होता जो इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ डीएनए में ही होता है। अब ये क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिन मटेरियल और डीएनए में कंफ्यूज मत होना। डीएनए जो होता है वो क्रोमैटिन मटेरियल से बनता है और डीएनए को मिला के क्रोमोसोम्स बनते हैं। देखो, जो क्रोमैटिन मटेरियल से बनता है डीएनए, और डीएनए प्लस प्रोटीन्स, जब उसमें प्रोटीन्स मिल जाते हैं तो फिर बनता है क्रोमोसोम्स। तो एक यूनिट जो है क्रोमोसोम की, वो क्रोमैटिन मटेरियल भी तो है ना, इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि क्रोमैटिन मटेरियल से क्रोमोसोम्स बनते हैं। अब भाई जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज होती है वो तो आप सब लोगों को पता है कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, समझना थोड़ा मुश्किल होता है। इस वजह से जो टीचर्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि आप लोगों को एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रहा, आप लखमीर सिंह पढ़िए। ठीक है, तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी में दे रखी है, कंफ्यूज मत होना। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट, हियर न्यूक्लियस प्ले सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। अब सेलुलर रिप्रोडक्शन क्या होती है? सेलुलर रिप्रोडक्शन मतलब कि जब सेल्स डिवाइड होते हैं तब की बात हो रही है। मतलब कि न्यूक्लियस अपनी एक कॉपी बनाता है दूसरे सेल को, जो वो रिप्रोड्यूस कर रहा है उसे देने के लिए। हर एक सेल में न्यूक्लियस होना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, और होता ही है। ठीक है, पहले जब भी सेल रिप्रोड्यूस होता है तभी वो अपनी कॉपी बनाता है जो न्यूक्लियस होता है, और उसके बाद रेप्लिकेट होके उसमें जाता है जो रिप्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, इट्स लाइक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि मतलब जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की होती है वो भी तो एक सेम सेल ही बनाता है अपने जैसा, यूनिसेलुलर होता है वो भी। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया। अब जो बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिजम्स है, जो मतलब कि छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है, उसमें एब्सेंस होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। मतलब कि जो न्यूक्लियस का रीजन होता है वो एक वेल डिफाइंड रीजन नहीं होता, क्योंकि उसमें एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। मतलब अभी हमने पढ़ा था कि जैसे कि हर किसी की एक मेम्ब्रेन होती है, हर किसी की एक आउटर कवरिंग होती है, जैसे कि हमारी स्किन है, उसके अंदर भी बहुत सारी लेयर्स है। ठीक है, ऐसे ही न्यूक्लियस की कवरिंग डबल लेयर्ड कवरिंग होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं हम। तो बैक्टीरिया में वही एब्सेंट होता है, तो इस वजह से उसमें न्यूक्लियस रीजन जो होता है वो भी वेल डिफाइंड नहीं होता। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक सेल्स, उसमें बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब प्रिमिटिव जो पहले की चीजें हैं उनको हम प्रिमिटिव बोलते हैं। कैरियोट मतलब होता है कैरियन, दैट मीन्स न्यूक्लियस। ओके, नाउ ऑर्गेनिजम्स जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के ऊपर, उसे हम यूकैरियोट्स बोलते हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जो न्यू सेल्स हैं, मतलब कि जो जैसे हम बोल सकते हैं अपडेटेड सेल्स या एडवांस सेल्स जो होते हैं, जो एक प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर शो करता है, वो वाला सेल। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। ये लैक मोस्ट ऑफ अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज। अब इसमें स्टूडेंट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कमी तो होती ही होती है, बट कुछ साइटोप्लाज्मिक कंटेनिंग ऑर्गेनेलीज की भी यहाँ पे कमी होती है, जैसे कि बहुत सारी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो इसमें लैक करती हैं। नाउ सेकेंड इज फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय
अब देखो, जिन चीजों की कमी है जैसे कि गोल्गी apparatus वगैरह, ठीक है, अब जिन चीजों की कमी है तो वो उन चीजों की कमी कोई ना कोई तो पूरा करेगा। अब हमारे शरीर में कोई कमी है, ठीक है, अब उसे हमारी बॉडी में कोई एक रास्ता ढूंढ लेगा कि भाई इस चीज में यहाँ पे कमी है, इसको पूरा करना है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रोकैरियोटिक सेल्स में फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म, जो ऐसे ही जो पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स होते हैं, मतलब कि ज्यादा अच्छे से नहीं बने हुए होते, वो इन सब चीजों की कमी पूरी करते हैं, मतलब कि वो फंक्शंस करते हैं बॉडी में। एक प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता, जैसे कि हमारी बॉडी में तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ये काम करना है तो भाई उसका एक स्पेसिफिक काम है कि वो वही करेगा। गोल्गी apparatus का एक स्पेसिफिक काम है। अभी हम ये आगे पढ़ेंगे, अभी हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, बट प्रोकैरियोट्स की बात आई तो ये सब कुछ बताना पड़ रहा है आप लोगों को। नाउ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। अब आप लोगों को पता है कि कुछ बैक्टीरिया में भी फोटोसिंथेसिस होती है, और वो कौन से बैक्टीरियाज होते हैं जिनमें ऑब्वियसली क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तभी फोटोसिंथेसिस हो पाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनियस वेसिकल्स बट नॉट विद प्लास्टिड्स। अब जो यूकैरियोट्स होते हैं वो प्लास्टिड के साथ मिलके फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट प्रोकैरियोट्स में प्लास्टिड्स नहीं प्रेजेंट होते, इस वजह से प्लास्टिड के साथ ना करके वो मेम्ब्रेनस वेसिकल्स से करते हैं फोटोसिंथेसिस। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये न्यूक्लियस और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी दी गई थी वो समझ में आई होगी। आई होप कि मैंने अच्छा पढ़ाया होगा आप लोगों को। सो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस में बस इतना ही दे रखा है आपके सिलेबस में। एक डायग्राम भी है प्रोकैरियोटिक सेल का, वो आप लोग बुक में से देखिए, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। राइबोसोम्स शो कर रखे हैं, मेम्ब्रेन शो कर रखे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस शो कर रखा है, न्यूक्लियस न्यूक्लियोइड शो कर रखा है। अब न्यूक्लियोइड क्या होता है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती न्यूक्लियस में, उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। और साइटोप्लाज्म शो कर रखा है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, 3-4 लेबलिंग्स हैं, एनसीईआरटी में देख लेना। अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डाउट्स पूछ लो। आप लोग कुछ भी कमेंट कर सकते हो स्टूडेंट्स। आप लोग स्टूडेंट्स वीडियो तो पूरी देख लेते हो, बट ना लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो, कुछ भी नहीं करते, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था शायद, तो कुछ रिस्पॉन्ड तो किया करो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।